हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में पॉलिटी के वो टॉपिक हम पढ़ेंगे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस और लेखपाल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार इनसे प्रश्न आता ही आता है, चाहे हमें याद रहे या नहीं। तो यहाँ पे अच्छे से पूरा चीज़ें कवर करेंगे। प्रस्तावना कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, या फिर आर्टिकल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, पार्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रस्तावना से देख लेंगे। प्रस्तावना से हर बार प्रश्न आता है। 3 प्रमुख वाद हैं प्रस्तावना से संबंधित। पहला यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद, जो कि 1957 में आया था। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, मतलब हम प्रस्तावना के बेसिस पे कोर्ट में नहीं जा सकते कि प्रस्तावना में ऐसा लिखा है, हमें न्याय चाहिए। दूसरा है 1960 में आया था एक वाद जिसका नाम है बेरूबाड़ी वाद। इसमें कहा गया था कि अगर संविधान की भाषा संदिग्ध हो तो प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। मतलब कोई एक ऐसा मैटर आ गया है जिसमें पूरी तरह से निर्णय नहीं लिया जा सकता संविधान के थ्रू, तो उसमें प्रस्तावना का यूज़ किया जा सकता है। फिर आता है केशवानंद भारतीवाद, जो काफ़ी फेमस है, 1973 में आया था। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा नहीं माना जाएगा, मतलब संविधान का जो मूल ढांचा होता है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना में हम संशोधन कर सकते हैं। तो ये था कि केशवानंद भारती में प्रस्तावना को मूल ढांचा नहीं माना गया। नेक्स्ट है, अब अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। जो कौन से नंबर का संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे 42वें में। ये 1976 में हुआ था संशोधन। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला था समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता। इनका क्रम भी यही है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट है, यहाँ पे नंबर याद रखना, 42वां संविधान संशोधन था, ये 1976 में हुआ था। प्रस्तावना में कितनी तरह की न्याय स्वतंत्रता या समानता दी गई, ये भी पूछा जाता है। जैसे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न, इसमें एक लाइन आती है, 2-3 लाइन इंपॉर्टेंट है उसमें बीच में, तो वही एक साथ मैंने लिख ली है। 3 तरह के न्याय की बात की गई है पूरी प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके अलावा कोई शब्द आ जाए तो न्याय में नहीं आएगा, याद रखिएगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, केवल 3 तरह के न्याय हैं। 5 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। विचार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर तीसरा है, यहाँ पे 2 प्रकार की समानता दी गई है। कौन कौन सी समानता है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। केवल 2 तरह की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो ये तीनों लाइन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है विदेशी स्रोत। हर बार पूछा जाता है, कोई ना कोई प्रश्न मैचिंग वगैरह में आ जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो है मौलिक अधिकार। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन लिया है। अगर संसद कोई कानून बना रही है तो उसका पुनरावलोकन न्यायपालिका के द्वारा किया जा सकता है। संविधान की सर्वोच्चता है यहाँ पे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यहाँ से ली गई है अमेरिका से, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। निर्वाचित राष्ट्रपति, हमारे यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और उन पे महाभियोग भी यहीं से लिया गया है। महाभियोग काफ़ी पूछा जाता है, कहाँ से लिया है? यूएसए से। उपराष्ट्रपति का प्रावधान भी यूएसए से लिया है। जज को हटाने का प्रावधान भी यूएसए से लिया, राष्ट्रपति जज दोनों को। वित्तीय आपातकाल की बात कहाँ से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ही। तो इतनी सारी चीज़ें हमने अमेरिका से ली हैं। ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ ली है? संसदात्मक प्रणाली, क्योंकि हमारे यहाँ ही उन्होंने काफ़ी दिन तक राज किया था, तो वो वाली प्रणाली हमने ले ली। एकल नागरिकता, हमारे यहाँ भी एकल नागरिकता है। अमेरिका में एकल नागरिकता नहीं है, वहाँ राज्यों की अलग नागरिकता होती है, सेंट्रल की अलग। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, मतलब हम इंडिया के नागरिक हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारा अलग से हो कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। तो एक ही नागरिकता है हमारी, इंडियन। उसके बाद ब्रिटेन से हमने लिया है विधि निर्माण प्रक्रिया। ब्रिटेन से 3 चीज़ें, संसदात्मक प्रक्रिया, प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया। आयरलैंड से हमने लिया है नीति निदेशक तत्व। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन, जो राष्ट्रपति 12 लोग को मनोनीत करता है राज्यसभा में, वो हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। और नीति निदेशक तत्व भी आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है, समवर्ती सूची ली है, शक्ति विभाजन लिया है, जो शक्ति का विभाजन किया जाता है राज्य और केंद्र में, वो कहाँ से लिया है हमने? ऑस्ट्रेलिया से। संसदीय विशेषाधिकार भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों है, प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची। नेक्स्ट है जर्मनी से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, मगर अगर आपातकाल लगाओ उस टाइम पे हमारी जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं वो हमने जर्मनी से लिया है। जिस तरह से वहाँ पे हिटलर था तो थोड़ा तानाशाही हमको यहाँ से भी लेनी थी, तो इस तरह से हमने जर्मनी से ले लिया। याद करने के लिए केवल है ये। कनाडा से हमने संघात्मक विशेषताएँ ली हैं, जिससे जितनी भी संघात्मक विशेषताएँ आएंगी, जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र के पास होती हैं। ये सब चीज़ें, राज्यपाल जो होता है वो केंद्र की तरफ से राज्यों में रखा जाता है। इस तरह की जो शक्तियाँ होती हैं वो हमने कनाडा से ली हैं।
दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया है, केवल एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। रूस से मौलिक कर्तव्यों को लिया है, मौलिक अधिकारों को अपने यूएसए से लिया है। तो रूस पहले भी महान हुआ करता था, यूएसएसआर जब था, तो इससे भी कुछ लेना बनता था बड़ी चीज़, तो यहाँ से हमने मौलिक कर्तव्य ले लिया। जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इतनी चीज़ें सब इंपॉर्टेंट थी। आगे चलेंगे अनुसूची। अब अनुसूची 12 हैं। पहली अनुसूची है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची है वेतन भत्ते पेंशन। इसमें किसके किसके वेतन भत्ते पेंशन आएंगी? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद, उच्चतम न्यायालय के, उच्च न्यायालय के सभी जो जज होते हैं उनके वेतन भत्ते सब दूसरी में आएंगे। मतलब वेतन भत्ते पेंशन दूसरी अनुसूची में है। शपथ की बात करें तो तीसरी अनुसूची में है शपथ। पहले पैसा मिल गया, उसके बाद हम शपथ लेंगे, तो ये तीसरे पे शपथ आ गया। इसमें कौन कौन किसकी शपथ है? तो कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति जैसे मंत्रियों की शपथ होती है सारी, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ होती है। इसमें राष्ट्रपति की शपथ इंक्लूड नहीं है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। शपथ जो तीसरी अनुसूची, इसमें राष्ट्रपति की शपथ नहीं आती है। फिर अगर बात करें राष्ट्रपति की शपथ कहाँ है, तो आर्टिकल 60 में। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ये चौथे नंबर पे है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व हो गया। पहले संघ आया, उसके बाद पैसा आया, उसके बाद शपथ ली, फिर राज्यसभा में पहुंच गए, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात की। अब थोड़ा जनता को भी देख लिया जाए तो अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन की बात 5वीं अनुसूची में हुई है। 6वीं में, यहाँ पे 5वीं वाले में पूरे देश की अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन की बात की गई है, इन चारों को छोड़ के, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और इन चारों की बात 6वीं में हुई है। इन चारों की बात 6वीं में हुई है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, चारों नाम ऐसे ही रटे होने चाहिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम किस में आता है? 6 में, और 5 में इनको छोड़ के बाकी सभी जनजातियाँ और जातियाँ हैं। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आती है 7वीं अनुसूची में। 8वीं में भाषाएं आती हैं, जो 22 भाषाएं हैं, पहले 14 थी, उसके बाद 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। फिर 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया है। 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी को जोड़ा गया है। ये तीनों खूब पूछा जाता है। पिछली बार यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन आया था, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन ही गलत दिए हुए थे। 1967 में सिंधी जोड़ी गई थी, 21वां संविधान संशोधन। फिर 92 में 71वां संविधान संशोधन आया, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। फिर 2003 में 92वें संविधान संशोधन आया, जिसमें मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी जोड़ी गई। आगे चलेंगे। 9वीं अनुसूची क्या है? तो राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण। राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण, अगर कोई रोड वगैरह बनानी है तो संपत्ति हमारी ली जा सकती है। और यहाँ पे ये कौन सा संशोधन था? तो पहला संविधान संशोधन यही वाला हुआ था, राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी उस टाइम पे परियोजनाएं लागू करनी थी, हमारा देश गरीब था। 10वीं अनुसूची है दल बदल कानून, और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था? तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 52 नंबर के, और ये किस सन में लागू हुआ था? 1985 में। फिर 11वीं अनुसूची आती है पंचायती राज। पंचायती राज में 29 विषय हैं, और ये पंचायती राज लागू हुआ था 1993 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 73। फिर नगर प्रशासन के बारे में, जो नगर पंचायत के बारे में, इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? तो 18 सब्जेक्ट। पंचायती राज में 29 है, नगर प्रशासन में 18 है। ये भी 1993 में ही लागू हुआ था, 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है भाग कितने हैं? अब भाग है यहाँ पे 22 भाग हैं, लेकिन हम सबको नहीं पढ़ना है, जितने इंपॉर्टेंट है वही पढ़ लेंगे। पहले भाग के अंतर्गत हमें 4 आर्टिकल इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। पहला आर्टिकल है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये पहला है। आर्टिकल 2 क्या है? नए राज्यों का प्रवेश। अगर हमें नए राज्यों को प्रवेश दिलाना है तो उसको किस में रखा जाएगा? आर्टिकल 2 में। अगर मान लीजिए कि बांग्लादेश का कोई हिस्सा हमारे अंदर लाना है, मतलब इंडिया में इसको इंक्लूड करना है, कोई हिस्सा लेना है हमें, पाकिस्तान का कोई हिस्सा में लेना है, तो आर्टिकल 2 के अंतर्गत आएगा। आर्टिकल 3 क्या है? राज्यों की सीमा नाम परिवर्तन। जैसे हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, तो हमारे अंदर की ही बात है ये, तो आर्टिकल 3 में आएगी। नेक्स्ट है नागरिकता की बात करें तो 5 से 11 नागरिकता आएगी, ये भाग 2 हो जाएगा। नागरिकता भाग 2 में है, और ये कौन से आर्टिकल के बीच? 5 से 11। तो सभी आर्टिकल इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ चीज़ें यहाँ से देखनी है। भाग पूछा जाता है ज़्यादा कि नागरिकता किस भाग में आएगी, और या फिर किस आर्टिकल के अंतर्गत, तो 5 से 11। नागरिकता प्राप्त करने के कितने प्रावधान हैं? जन्म से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, वंश परंपरा से, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, भूमि विस्तार द्वारा। इसके अलावा कुछ भी आएगा तो गलत होगा। जन्म से, वंश परंपरा द्वारा, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, भूमि विस्तार द्वारा।
ये पूरा PDF आपको UPPCS टेस्ट सीरीज़ के साथ मिल जाएगा, या फिर लेखपाल की भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर पूरा डिटेल जानने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके आप डिटेल जान के ज्वाइन कर सकते हैं। अब भाग 3 आता है मौलिक अधिकार। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35। टोटल कितनी तरह के मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो 6 तरह के मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है वो 14, 15, 16, 17, 18 में 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। वैसे तो मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है, लेकिन समानता का 14 से लेकर 18 तक। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता, मतलब कानून के सामने सभी इक्वल है। आर्टिकल 15 है नस्ल, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का विरोध। आर्टिकल 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का विरोध। फिर आर्टिकल 16 क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता आर्टिकल 16 में आ जाएगा। आर्टिकल 17, 18 काफ़ी पूछा जाता है। 17 है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत, किस में आएगा? आर्टिकल 17 में। 18 में आएगा उपाधियों का अंत। जो तरह तरह की उपाधियाँ पहले दी जाती थी वो अब नहीं दी जाती, अब सम्मान वगैरह दिया जाता है, लेकिन उपाधियाँ नहीं दी जाती। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार में क्या क्या आएगा? तो 19, 20, 21, 22 आएगा स्वतंत्रता के अधिकार में। 19, 20, 21, 22 आर्टिकल। अब 19 के अंतर्गत भी कई सारे आते हैं, 6 आर्टिकल हैं 19 के अंतर्गत। 19 का ए क्या कहता है कि बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और इसी में प्रेस पूछा जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आती है, किस आर्टिकल के? तो आर्टिकल 19A के अंतर्गत प्रेस की भी स्वतंत्रता आती है। 19B क्या है? शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता किसमें है? 19B में। तो पहले हमने बोल लिया, उसके बाद शांतिपूर्ण रूप से इकट्ठा भी हो गए। उसके बाद आता है 19 का C, संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब इकट्ठा हुए तो संघ भी बनाएंगे, तो संघ बना लिया C में। D में देश के किसी भी देश में आवागमन, मतलब उस संघ को लेके हम अपना गुट बना के देश में कहीं भी जा सकते हैं, तो ये D में हो गया। फिर E में आता है निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, मतलब जहाँ गए वहाँ बसेंगे भी, तो इसलिए निवास करने की स्वतंत्रता आएगी। इसके बाद 19E। अब 19G क्या है? व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। हम जाके बस गए, वहाँ पे व्यापार भी चलाना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, तभी हम खा पाएंगे, तो 19G में ये आ जाएगा। तो आपको ये पूरा याद रखना है, जितना भी है मैचिंग में आता है, UPPCS में आ सकता है। फिर आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब जिस टाइम पे जो अपराध हुआ है उस टाइम पे उस अपराध के लिए जो सज़ा है वही सज़ा हमें मिलेगी। बाद में जो है कानून चेंज हो जाए, लेकिन हमने जब अपराध किया था उस टाइम की सज़ा ही हमें मिलेगी। आर्टिकल 21 क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, मतलब जीवन जीने का जो अधिकार होता है वो किस में है? आर्टिकल 21 में। 21A में है 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना। 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा की बात किसमें की गई है? 21A में। ये कौन सा संविधान संशोधन था, ये भी पूछा जाता है। तो 86 संविधान संशोधन था ये, 86वां। और ये कब लागू हुआ था? 2002 में। कब आया था ये संविधान संशोधन? 2002 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। निरोध और गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण किसमें? 22 में। तो ये कितने हो गए? ये सभी स्वतंत्रता वाले अधिकार हो गए। अब आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24। केवल 23, 24 शोषण के विरुद्ध है। 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, मतलब मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता, उन्हें ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता। आर्टिकल 24 कहता है बालकों जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है उनके कंपनी वगैरह में काम करने पर रोक। तो आर्टिकल 24, 23, 24 क्या हो गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28, 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। हम कोई भी धर्म मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उस तरह का आचरण कर सकते हैं, ये आर्टिकल 25 कहता है। 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। हम अपने धार्मिक कार्य जो हैं उसके प्रबंध खुद कर सकते हैं, इसकी हमें स्वतंत्रता है 26 में। 27 कहता है किसी राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म को जाए, मतलब इस तरह का टैक्स नहीं लगाया जाएगा जिससे किसी विशेष धर्म का कल्याण हो। आर्टिकल 28 क्या कहता है? पूर्णतः राज्य द्वारा पोषित विद्यालय में कोई धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी, मतलब जो सरकारी स्कूल हैं उसमें कोई धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये 28 तक, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात आ गई। नेक्स्ट है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये 29 और 30 में है। 29 में क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में दोनों आर्टिकल। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में है। आर्टिकल 30 कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक का अधिकार, मतलब अल्पसंख्यक व्यक्ति जो है अपनी शिक्षा संस्था जो है उसकी स्थापना कर सकते हैं, उसको संचालित कर सकते हैं, तो ये आर्टिकल 30 में आएगा। नेक्स्ट है
मतलब अल्पसंख्यकों की बात किस में की गई, 29 और 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में आता है। इसे संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो बी.आर. अम्बेडकर ने। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह की रिट जारी करता है। जितने भी अभी हमने बात की मूल अधिकारों की, उसके लिए हम कहाँ पे जा सकते हैं, तो इसी आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 32 के अंतर्गत हम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो। इसमें 5 तरह की रिट जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जाएगा। परमादेश, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण में वो आ जाता है कि कोई अधिकारी आके पेश हो या फिर कोई व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबल है वो आके पेश हो। फिर आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद परमादेश, कि कोई जो उच्च अधिकारी है वो निम्न अधिकारी को, या फिर कोर्ट जो उच्च कोर्ट है जैसे सुप्रीम कोर्ट है, वो छोटे कोर्टों को कोई ऑर्डर दे सकता है, या फिर कोई व्यक्ति है, कोई अधिकारी है तो उसको ऊपर वाले अधिकारी ऑर्डर दे सकते हैं, उसको आदेश जारी कर सकते हैं। प्रतिषेध में क्या आएगा कि कोई अगर कोर्ट है उसने अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाके कोई निर्णय ले लिया है तो उसका प्रतिषेध किया जाएगा, उसका प्रतिषेध होगा। और उत्प्रेषण क्या है कि अगर उस कोर्ट ने निर्णय सुना दिया है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके तो वो निर्णय बदला भी जा सकता है, ये उत्प्रेषण आ जाएगा। फिर अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से पूछा जा सकता है किस अधिकार से आपने ये काम किया, किसी अधिकारी से या फिर किसी कोर्ट से, कि आपके आदेश में, आपके क्षेत्र में नहीं था फिर भी आपने ये काम किया, या फिर किसी अधिकारी का कोई काम नहीं था उसने कर दिया, तो वो आएगा अधिकार परीक्षा में। नेक्स्ट आता है मौलिक अधिकारों में संशोधन। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन कितनी बार हुआ है, इसमें कुछ वाद इंपॉर्टेंट है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में आया था। किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, इस वाद ने कहा था 1967 वाले। फिर आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 73 वाला वाद, जिसमें कहा गया था मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं किया जाएगा, बाकी किया जा सकता है। फिर आया था मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ 1980 में, इसने पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की थी। मिनर्वा मिल कब आया था, 1980। ईयर तीनों की इंपॉर्टेंट है। अब आता है भाग 4। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, जो कि आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं, 38 में क्या दिया है, नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो हम अगर बात करें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हमने प्रस्तावना में भी की थी, और ये नीति निदेशक तत्व में भी है। तो यूपीपीसीएस में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है, तो दोनों में दिया हुआ है। आर्टिकल 39A कहता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 39B क्या है, सार्वजनिक धन का स्वामित्व व नियंत्रण, मतलब सार्वजनिक हित में जो धन का स्वामित्व नहीं होना चाहिए, ज़्यादा धन का, और उस पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। किस में बात की गई है, 39B में। 39C की बात करें तो धन का समान वितरण 39C में आता है, यूपीएससी में पूछा गया था पिछली बार। आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायत। आर्टिकल 40 काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेखपाल वगैरह के लिए। ग्राम पंचायत। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं, प्रसूति से संबंधित जो सहायता है वो किसमें दी जाती है, तो आर्टिकल 42 के अंतर्गत आती है। ये सभी आर्टिकल थोड़ा टफ लग रहे होंगे, इतने सारे याद करने, लेकिन एक दो बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, और इसमें से कुछ भी स्किप नहीं किया जा सकता। 43 क्या है, कर्मकारों के लिए निर्वहन मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। 42 समान सिविल संहिता, पूरे देश के लिए समान सिविल संहिता की बात किसमें की गई है, 44 में। 45 में 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा। अभी हमने जो 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा की बात कहाँ पे की थी, 21A में। और 45 में क्या है, 6 से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा की बात, जो छोटे बच्चे होते हैं। 46 में अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्ग की शिक्षा और अर्थ संबंधी हित। 46 में अनुसूचित जाति, जनजाति की शिक्षा की बात की गई है। 47 में पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा कैसे करें और लोक स्वास्थ्य की बात की गई है किसमें, 47 में। पोषाहार, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य 47। 48 में कृषि और पशुपालन। 48 में कृषि और पशुपालन। 48A में पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन एवं वन्यजीवों की रक्षा। 48A में पर्यावरण की बात की गई है। 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण। 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण। फिर 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। और किसने कहा है नीति निर्देशक तत्वों को एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, तो ये किसने कहा है, ये कथन आता है तो KT शाह ने कहा है। अब पार्ट 4A में क्या दिया है, मौलिक कर्तव्य। नीति निर्देशक तत्व जो था वो भाग 4 में दिया था, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में दिया है। किस आर्टिकल के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य आता है, तो 51A, 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य है। और ये कौन सा संविधान संशोधन था, तो ये 42वां संविधान संशोधन था 1976।
इसमें टोटल 10 मूल कर्तव्य मूल रूप से जोड़े गए थे, लेकिन बाद में एक और जोड़ा गया, तो टोटल अभी 11 मूल कर्तव्य हैं। पहला है संविधान का पालन, उसके आदर्श, संस्था, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को हृदय में संजोना। तीसरा है प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा देश की। उसके चौथा है देश की रक्षा। फिर पांचवा है लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। ये काफ़ी पूछा जाता है, समरसता और भ्रातृत्व की भावना वाला 5वें में है। फिर सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। 7वें में है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन। 8वें में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास। 9वें में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। फिर 10वें में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी विशेष क्षेत्रों में उत्कर्ष। 11वां काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। तो ये किस में आता है? ये 11वें नंबर पे आता है मूल कर्तव्यों में। ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002। कुछ अन्य आर्टिकल है, जैसे राष्ट्रपति किस आर्टिकल में बात की गई है, तो 52 में। राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो 53 में। निर्वाचन राष्ट्रपति का 54 में। महाभियोग 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए, साथ ही साथ सारे PDF जो अभी तक हो चुके हैं, आने वाले सभी PDF सभी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से जाके डिटेल्स जान सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।